अब वो यहाँ नहीं रहती। सुमन के घर में सब औरतें इकट्ठी हो गई थी। सब औरतें आक्रोशित थी, और हो भी क्यों नहीं। आखिर अपने घर परिवार को बचाने की आवश्यकता थी। समाज का नैतिक अवमूल्यन होने से रोकने की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की थी। कितना भार ढोती हैं ये औरतें भी, और सारी उम्र ढोती ही रहती हैं, कोल्हू के बैल की तरह लगातार, कोई विश्राम नहीं। और सबका ठेका भी इन्होंने ही ले रखा है। सुमन अपना सुबह का सारा काम छोड़कर उन सब के बीच आ गई। सब औरतें एक बार खामोश हो गई। बबीता, जो थोड़ी वाचाल थी, बोली, दी, आपको तो पता ही है, जब से हमारे मोहल्ले में वह आई है, मन चलो की भीड़ इकट्ठी होकर दिन भर सड़कों पर हंसी ठट्ठा करती रहती हैं। लोग दिन दहाड़े दारू पीकर अनाप शनाप बकते रहते हैं। आने जाने वाली हर महिला पर खपतियाँ कसते रहते हैं। लाल लाल डोरे वाली गंदी निगाहों से घूरते रहते हैं। वहाँ से निकलना दूभर हो गया है। देर रात तक वहाँ पर जम घट लगा रहता है। उसके मकान के नीचे जवान लोगों को तो छोड़ो, बूढ़े भी अब तो अपनी सफेद मूछों पर हिजाब लगाकर ताव देते हैं। उनकी आंखें भी नशे में डूबी रहती हैं। अगर वो यहाँ रही तो एक दिन हमारे सारे मर्द उसके मकान के नीचे भागड़ा करते हुए मिल जाएंगे। शोभा अपने हाथ नचाकर बोली, दी, पहले तो मोहल्ले के सारे बच्चे उस सड़क पर दिन भर क्रिकेट खेलते थे। अब जब से वह आई हैं तब से उनका वहाँ पर खेलना ही बंद हो गया है। अब दिन भर घर में ही पड़े रहते हैं ये बच्चे। बच्चे भी तंग और हम माएँ भी तंग। कहाँ तक मारे बच्चों को। अब कोई न कोई तो इलाज करना ही होगा, नहीं तो देख देख कर ये बच्चे ही बिगड़ जाएंगे। और कोई कुछ बोलती इससे पहले ही सुमन कहने लगी, मुझे सब पता है, मैं भी एकदम अनजान नहीं हूँ। जब से वह आई है हमारे मोहल्ले में, हम सब की शांति छीन गई है। एक अनजाना सा डर लगा रहता है। इसीलिए मैं तो कभी कभी खिड़की से उधर देख भी लेती हूँ कि कहीं वहाँ पर मेरे आदित्य के पापा तो नहीं हैं। मर्दों का क्या भरोसा, जहाँ भी कोई गुलाब खिलता दिखे, भौरे की तरह वहाँ पर मंडराने लगते हैं। मोहल्ले की बदनामी हो रही है सो अलग, हमारी बहन बेटियां भी तो हैं। क्या असर पड़ेगा उन पर, कल को वो भी तो बिगड़ सकती हैं। ऐसा करते हैं कि सभी औरतें चलती हैं उसके पास और बात करके आती हैं। सब ने एक स्वर में यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सब औरतें सुमन के साथ चल दी और उसके मकान पर पहुंच गई। घंटी बजाने पर एक औरत बड़ी शालीनता के साथ उनको लिवा ले गई और उनको हॉल में बैठा दिया। थोड़ी देर बाद वह आई। सचमुच सुंदर थी वह, चेहरा खिला हुआ, आँखों से जैसे जीवन की किरणें निकल रही हो, होठों से जैसे बाहर चल रही हो, बालों से जैसी महक उड़ रही हो। गुलाबी साड़ी में वह सादगी की मूरत लग रही थी। चेहरे पर सौम्यता के भाव थे। उसे इस रूप में देखकर सारी औरतें एक बारगी भौचक रह गई। खामोशी तोड़ते हुए उसने पूछा, कहिए कैसे आना हुआ आप लोगों का। फिर से खामोशी छा गई। कोई कुछ नहीं बोली। फिर सुमन ने कहा, जी, दरअसल
बात यह है कि आप जब से यहाँ आई हैं, मोहल्ले में अशांति छा गई है। मर्दों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चे बाहर खेलने नहीं जा रहे हैं। मन चलो और ठर कि लोगों का यह जमावड़ा लगा रहता है। बहन बेटियां बाहर जाने से डरती हैं। इसीलिए यह बेहतर होगा कि आप कहीं और चली जाओ। सीधे सपाट शब्दों में वह कह गई। हॉल में थोड़ी देर शांति छा गई। मौन तोड़ते हुए वह बोली, तुम्हें मुझसे डर लगता है या अपने मर्दों के लोलुप मन से? प्रश्न इंद्र के वज्र की तरह बहुत ही घातक था। अंदर तक चोटिल कर गया। जवाब देते नहीं बना। फिर सुमन ने कहा, बात को घुमाओ मत। अगर सामने मिठाई होगी तो बच्चे का मन तो डोलेगा ही। जब विश्वामित्र जैसे ज्ञानी मानी ऋषि का मन ही डोल गया था तो ये तो साधारण इंसान है। पेट्रोल पास में होगा तो आग लगने का डर तो हरदम ही बना रहेगा ना। इसीलिए बुद्धिमानी यही है कि पेट्रोल को वहां से हटा दिया जाए। सुमन के स्वर में दृढ़ता थी। उसके होठों पर एक मुस्कान तैर गई। बहुत ही मीठे स्वर में वह बोली, बहन बुरा मत मानना। मुझे तो लगता है कि आप लोगों को खुद पर भरोसा नहीं है। सब औरतें एकदम से चौंकी। कुछ समझ नहीं आया कि वह कहना क्या चाहती हैं। एक औरत बोली, थोड़ा खुलकर कहो, कहना क्या चाहती हो? वह बोली, तुमको इसी बात का तो डर है कि तुम लोगों के पति यहाँ पर आ सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि तुम्हारे रूप प्रेम की पकड़ इतनी कमजोर है कि तुम्हारे पति उसे तोड़कर इधर आ जाए तो इसमें मेरा क्या दोष? मैं तो किसी को बुलाने नहीं जाती। आप लोगों का आकर्षण खत्म हो गया है और आपके पतियों को अब आप में आनंद महसूस नहीं होता है, तो यह आपके सोचने का विषय है, मेरा नहीं। इसीलिए मुझे यहाँ से हटाने के बजाय खुद पर ध्यान दो और अपनी सुंदरता रूपी तलवार पर शान चढ़ाओ। प्रेम रूपी रस्सी को मजबूत करो जिससे उसे तुड़ाकर तुम्हारे पति इधर हरियाली देखकर मुंह मारते नहीं आ पाए। उसके होठों पर एक विजयी मुस्कान खेल रही थी। थोड़ी देर शांति रहने के बाद सुमन बोली, बहन आप और हम में बहुत फर्क है। कुछ कुछ वैसा ही जैसा एक अखाड़े में एक सधे मंझे हुए पहलवान और एक अनाड़ी पहलवान में होता है। आप एक मंझे हुए पहलवान की तरह हो। आपको पता है कि मर्दों को किस तरह वश में किया जाता है। आप 24 घंटे इसी योजना पर काम करती हो, मगर हम लोगों के पास पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। सास ससुर का ख्याल रखना होता है, बच्चों पर ध्यान देना पड़ता है, पति की ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ती हैं, घर को संभालना पड़ता है। फिर इतना समय कहाँ मिलता है कि हम हमेशा ही बन ठन कर घर में रहें। पति के आते ही उस पर नशीले नैनों से आक्रमण कर दे, अपनी जुल्फों में उन्हें बांध ले, एक मुस्कान से उन्हें चित्त कर दे। जबकि तुम इसी काम की एक्सपर्ट हो। तुमने तो इसका भरपूर प्रशिक्षण लिया है। हमने तो ऐसा कोई प्रशिक्षण भी नहीं लिया है। इसीलिए बातों में मत भटकाओ और जल्दी ही यह मोहल्ला छोड़ दो। सुमन ने दो टूक शब्दों में कह दिया।
उसकी इच्छा तो बहुत हो रही थी कि वह बहुत कुछ कहे, लेकिन उसने सोचा कि जब इनको अपने प्रेम और सौंदर्य और अपने पति के समर्पण पर विश्वास ही नहीं है, तो फिर फिजूल के वाद विवाद में फंसने से भी क्या फायदा। अतः उसने उन सब को आश्वस्त कर दिया कि वह जल्द ही वहां से चली जाएंगी।